चलिए आप मुझे बताइए, आप किस विषय से ग्रेजुएशन किया आपने? सर मेरा स्नातक विषय इतिहास रहा है सर। और ऑप्शनल क्या रहा? सर बीपीएससी मेंस के लिए मेरा ऑप्शन सर इतिहास ही है सर। अच्छा, इतिहास ही है, गुड। और कब किया आप पास? सर मेरा ग्रेजुएशन 2004 में हुआ था सर। 2004। तो उसके बाद आपने क्या किया? सर मैं 2006 से 2013 तक सर बिहार सरकार के अंतर्गत जो नियोजित शिक्षक के तहत सर मैंने प्राथमिक, मध्य और हाई स्कूल में सर कार्य किया था। अच्छा 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 अच्छा। और उसके बाद सर 2014 से 2000 वर्तमान तक मैं सचिवालय सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, सचिवालय सहायक के पद पर कार्यरत। कहाँ हैं अभी आप? किस डिपार्टमेंट में हैं? सर निर्वाचन विभाग। अच्छा, बहुत व्यस्त अभी अब डिपार्टमेंट है वो अभी आपका। जी जी। कौन सा काउंटर संभालते हैं वहाँ पे? सर मेरा मुख्यतः वह निर्वाचन संचालन से संबंधित वर्क मैं संपादित करता हूँ। अच्छा, तो निर्वाचन संचालन वाले में आप क्या देखते हो? उसमें क्या देखते हो? सर मुख्यतः जो निर्वाचन संबंधित वर्क होते हैं सर, चुनाव के समय जो भी प्रेस नोट या अधिसूचना जारी किया जाता है सर, उससे संबंधित कार्य हम लोग सर संपादित करते हैं। अच्छा, अधिसूचना जारी होने के बाद सर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता, जी। इस दौरान कर्मचारियों के संबंध में क्या दिशा निर्देश है? जी सर, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जब भी सर ये अधिसूचना जारी होती है तो उससे जो उनका स्थानांतरण और पदस्थापन से विषय संबंधित होते हैं सर, उसको रोक लगा दी जाती है सर। तो उसमें और जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं वो किसके अधीन हो जाते हैं? सर वो खासकर सर प्रदेश में मुख्य सचिव जो होते हैं सर, उसके अंतर्गत सर ये कार्य अंतर्गत मतलब कार्य करते हैं सर। नहीं, फिर हम लोग राज्य सरकार के कर्मचारी रह जाते हैं? सर रहते हैं सर। रहते हैं। हाँ सर, उसमें सर ये बांटा गया है जो सीधे निर्वाचन कार्य से संलग्न होते हैं सर, वो भारत निर्वाचन आयोग के ही अंतर्गत जो दिशा निर्देश होते हैं जारी करते हैं उससे कार्य करते हैं सर। उस दौरान में क्या मेरे ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी कि निर्वाचन आयोग करेगा? सर उसमें सर बांटा गया है खासकर जो निर्वाचन कार्य में जो सीधे संलग्न है सर, अगर कुछ कार्य अगर उस पर कुछ होता है गतिविधि तो सर वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कार्य जो भी हो किया जाएगा सर। निर्वाचन के दिन बूथ पर का निर्वाचन आयुक्त की सारी शक्तियां किस व्यक्ति में निहित होती है? सर एक मतदान केंद्र पर सर पीठासीन पदाधिकारी जो होते हैं सर, उसमें सारी शक्तियां निहित हो जाती है सर। अब मान लो कि लोगों ने, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने आरोप लगाई कि इस अमुक बूथ पर बूथ कैप्चरिंग हुई है, लोगों ने जबरन वोट दे दिया है, तमाम शिकायतें आई हैं सर। निर्वाचन के उपरांत क्या देखा जाता है जिससे पता चले कि निर्वाचन में ये हुआ कि उसको रद्द करना है कि नहीं करना है? इस संबंध में जो मुख्य निर्वाचन जो होते हैं अधिकारी वो हमारे डीएम साहब होते हैं और जो ऑब्जर्वर आते हैं मिलकर निर्णय लेते हैं, तो ये क्या देखते हैं? सर इसमें प्रावधान किया गया है सर कि एक पीठासीन पदाधिकारी के पास डायरी होता है सर, तो जो निर्वाचन के अंतर्गत जो भी गतिविधियां होती है, कैसे किया गया, कब क्या हुआ सर, उसमें सारा रिकॉर्ड किया जाता है सर। और उन्हीं के जो रिकमेंडेंट होता है सर, उनके द्वारा जो ये अनुशंसा की जाती है उसके आधार पर सर चुनाव का ये रद्द किया जाए या इसको फिर आगे ये किया जाए सर, उन्हीं के आधार पर होता है सर। अगर लाख एविडेंस लोग दूसरे लोग दें और निर्वाचन उसमें डायरी में लिखा हुआ है कि मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, तो निर्वाचन आयोग किसकी बात मानेगा? वो रिकॉर्डिंग्स अगर वो तमाम चीज़ों की हो और उसको भेजा जाए तो क्या मानेगा निर्वाचन आयोग?
सर इसमें पीठासीन पदाधिकारी जो होते हैं सर, वो निष्पक्ष रूप से सर जो भी वहाँ पर होता है उसका रिकॉर्ड को उस डायरी में दर्ज करते हैं। उसी के आधार पर सर आयोग भी सर उस बात को फॉलो करता है, मानता है सर। अच्छा, अभी जो निर्वाचन आयोग के निर्देश आए हैं, नए निर्देश आए हैं बिहार के विधानसभा चुनाव के संबंधित, क्या नया निर्देश है? सर चूंकि ये पहला ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि कोरोना काल में सर ये ऐसा चुनाव कराने की बात कही जा रही है, इसके लिए सर आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। जो गाइडलाइन जारी किया गया वो त्रिस्तरीय प्लान बनाया गया है सर, जिसमें जिला स्तर पर और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर और राज्य स्तर पर सर ये कमेटी गठित की गई है। उसमें खासकर नोडल पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से ये समन्वय स्थापित किया गया है सर, और जो भी स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षा अपनाई जाएगी इस काल में, कोरोना काल में, वो सर सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अच्छा, आपने हिस्ट्री लिया है तो आप मुझे, मैं उस पर आता हूँ। बिहार में दो ऐसे नवपाषाणिक स्थल का नाम बताएं, साइट्स का, जहाँ से नवपाषाण युग के बहुत सी सामग्रियाँ मिली हैं। सर एक बुर्जहोम। अब बिहार का पूछा मैं। बिहार में सर एक सर चिराद है और दूसरा सर चेचर का नाम अच्छा आता है सर। चिरांद में क्या मिला है? चिराद में सर हड्डी से बने औजार वगैरह सर मिले हैं सर। सर चूंकि पूरा क्लियर कंफर्म नहीं है सर। अच्छा, ये आपने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों की हमारी जो है कर्मस्थली यहीं रही है, बिहार की भूमि रही है जी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि बुद्धिज़्म का त्रिरत्न क्या है और जैन का त्रिरत्न क्या है? सर जैनिज्म में सर त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण सर। और बौद्धिज्म में सर सॉरी सर अभी सर आइडिया नहीं आ पा रहा है सर, भूल रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। एक चीज़ बताइए कि देखेंगे आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म को, तो जैन धर्म का जो उतना विस्तार नहीं होता जितना बौद्ध धर्म का, इसके पीछे आप कारण क्या देखते हैं? सर इसमें बौद्ध धर्म का जो मध्यम मार्ग है सर, वो जैन धर्म में सर चूंकि उस पर ज़्यादा जो अहिंसा पर अधिक बल दिया गया था, जबकि बौद्ध धर्म में सर मध्यम मार्ग को अपनाया गया था। इसीलिए सर उस समय लोगों का ज़्यादा आकर्षण बौद्ध धर्म के प्रति देखा गया सर, उसके अनुयायी की संख्या अधिक हुई। अच्छा, जो बौद्ध साहित्य हैं उन्हें पिटक कहा जाता था, तो पिटक साहित्य कितने हैं? सर 3 है सर। कौन कौन? सुत पिटक, धम्म पिटक, विनय पिटक सर। इन तीनों में क्या क्या है जरा बता सकते हैं? सॉरी सर अभी सर याद नहीं आ रहा। अच्छा, अशोक जो सम्राट अशोक हैं उनके धम्म की चर्चा बहुत चलती है, तो अशोक के धम्म की जो परिभाषा है उन्होंने कहाँ से ली और ये अशोक का धम्म है क्या? सर धर्म की परिभाषा के बारे में तो मालूम नहीं है सर। धर्म कहाँ से ली गई इसके बारे में सर बता नहीं सकते हैं, लेकिन सर धर्म सर एक सामाजिक कल्याण से प्रेरित था और उन्होंने खासकर ये जो उस समय के प्रजा और अधिकारी थे उसके आचरण पर ज़्यादा जोर दिया गया था सर। धर्म में सर ये प्रेरणा ली गई थी सर। अच्छा, ये अगर उस काल के 2 पुस्तकों को देखें, मेगास्थनीज की जो इंडिका है, हालांकि मूल रूप में तो नहीं है, लेकिन जो अन्य लेखकों ने देखा है, लिखा है उसके बारे में, उसके आधार पर मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के बारे में क्या लिखा? भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित? जी सर,
मेगस्थनी के अनुसार सर उस समय भारतीय समाज को 7 वर्गों में दिखाया गया है सर। और उनके द्वारा ये मतलब कहा गया था कि उस समय भारत में दास प्रथा नहीं थी सर, मुख्य रूप से कहा गया था। हालांकि चाणक्य जो है, कौटिल्य जो है, वो कितने प्रकार के दासों की चर्चा करते हैं? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, 9 प्रकार के दासों की चर्चा करते हैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। मथुरा शैली और गांधार शैली, इसमें बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ और बोधिसत्व की बहुत मूर्तियाँ बनी हैं। ये मथुरा शैली और गांधार शैली के में का बेसिक डिफरेंस क्या है, बता सकते हैं? सर गांधार शैली ईरानी प्रभाव से सर प्रभावित थी, ईरानी शैली से प्रभावित थी सर। मथुरा शैली सर भारतीय शैली से प्रभावित थी। और गांधार शैली उत्तरी भारत में सर प्रचलित थी, उत्तरी और पश्चिमी उत्तर भाग में सर। जबकि मथुरा शैली जो थी सर वो मध्य भारत संभवतः सर, कंफर्म तो नहीं है सर, यहाँ पर बनाई जाती थी सर। और गांधार शैली में सर बौद्ध धर्म की जो खड़ी मूर्तियाँ उसमें सर प्रायः बनाई गई है सर। अच्छा, इतिहास में स्वर्णकाल किसको कहते हैं? भारतीय इतिहास में सर गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है सर। अच्छा, तो ये गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? गुप्त काल में सर ऐसे ही उन्नति देखी गई थी, खासकर सांस्कृतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में सर। उसी के आधार पर सर गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है सर। आप देखेंगे मध्यकाल में अगर हम आए तो राजत्व के जो सिद्धांत दिखाई पड़ते हैं उसमें नियाबते खुदाई जो सिद्धांत है वो किसने इंट्रोड्यूस किया? मध्यकाल में सर बलबन के द्वारा सर ये लाया गया था। अच्छा, क्या था उसका राजत्व सिद्धांत? राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि जो राजा जो होता है वो दैवी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी जो कार्य या आदेश हो वो दैवी शक्ति के अनुसार ही माना जाए। तो उन्होंने एक प्रथा भी चलाई थी, क्या चलाई थी? सर उन्होंने एक सजदा और पाबोस, हाँ, क्या था सजदा पाबोस? चलाई थी। सजदा था सर कि दरबार में कोई आए तो राजा को झुककर प्रणाम करे। पाबोस का सर अर्थ था कि पैरों को चूमने की बात थी सर उसमें। अच्छा, ये मनसबदारी प्रथा क्या होती है? सर रिपीट किया जाए सर। सर हाँ, क्वेश्चन सर रिपीट किया जाए सर। हाँ, मनसबदारी प्रथा क्या होती है? जी सर, ये सैनिक, एक तरह का सैनिक व्यवस्था थी। ये अकबर के द्वारा लाई गई थी सर, जिसमें सवार और पद का ये सर एक मानक तैयार किया गया था। अच्छा, इसमें द्विअस्पा से अस्पा किसने चलाया था? सर ये जहांगीर के द्वारा लाया गया था सर। क्या था ये द्विअस्पा से अस्पा? सॉरी सर, अभी सर जहांगीर का आपने नाम लिया। जहांगीर ने न्याय प्रणाली में एक नवीन प्रथा शुरू की, ये क्या था? सर उन्होंने एक बड़ा सा घंटा जंजीर लगवाया था सर, जिसमें कोई भी फरियादी सर आकर उसको बजाता तो राजा के द्वारा उसकी सुनवाई की जाती थी। आप मध्यकाल में देखें तो टोडरमल व्यवस्था हम दिखाई पड़ता है। टोडरमल व्यवस्था है क्या? टोडरमल व्यवस्था सर अकबर के काल में लाया गया था। ये 10 साल कृषि कर प्रणाली को सर, कर व्यवस्था को लाया गया था इसमें सर। तो ये 10 साल का जो एवरेज निकालने से क्या फायदा मिलता? सर किसी कृषि योग्य भूमि पर सर उसका
पैमाइश करवा के सर जो उपज का एक भाग होता निश्चित होता था सर, उस पर कर आरोपण किया जाता था। अच्छा, भूमि का वर्गीकरण भी किया गया था अकबर के पीरियड में। तो ये भूमि का वर्गीकरण जो है वो कितने प्रकार की भूमि थी? अकबर के काल में सर 3 प्रकार की भूमि का प्रकार वर्गीकृत किया गया था सर। क्या क्या था जरा? इसमें सर निम्न, मध्यम और उत्तम भूमि का वर्गीकरण किया गया था। नहीं, उसका नाम है महोदय, मुगल पीरियड का नाम है, 4 प्रकार की भूमि थी। थैंक यू सर, अभी सर कॉल नहीं सर। मैं एक नाम लेता हूँ, पोलज। जी जी, चाचर, पोलर, परती, हाँ, और सर इसी तरह था सर। जी जी, और बंजर। बंजर सर जी। सबसे उत्कृष्ट की भूमि जो होती थी, ये ऐसा उन्होंने किया क्यों? वर्गीकरण के पीछे क्या रीजन था? सर इसका वर्गीकरण के पीछे करने के पीछे एक मुख्य रूप से यह था कि ये जो उत्तम भूमि होती थी वहाँ पैदावार अधिक होती थी सर, उस पर प्रत्येक वर्ष कृषि की जाती थी, और इससे एक लगान निर्धारित करने के लिए भी सर एक प्रक्रिया अपनाने में सुविधा होती थी सर। अगर सिंचाई व्यवस्था की देखें तो मध्यकाल में किस व्यक्ति ने सबसे अधिक सिंचाई पर कार्य किया? सर ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सर सिंचाई व्यवस्था का उत्तम व्यवस्था किया गया था। उन्होंने एक सिंचाई कर भी लिया, क्या नाम था उसका? सॉरी सर, याद अभी नहीं आ रहा सर। हकेशर्ब सर। हकेशर्ब। थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर आप देखें मध्यकाल के शासकों के विषय में, तो मेरे विचार से बहुत इनोवेटिव अगर किसी ने काम किया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद बिन तुगलक को कई इतिहासकारों ने पागल शासक करार दिया। क्या कारण था इसके पीछे? सर इसमें तो इतिहास में बताया गया है कि समय से पहले उन्होंने इसे अपने नवीन कार्यों को अपनाने के लिए और उसको लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन सर उस समय उनके अधिकारियों द्वारा जनता का सहयोग सर उनको नहीं प्राप्त हुआ। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय सर मलिक कफूर का जो एक विशेष सहयोग उनको मिला था, वैसा परिस्थिति सर मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसी अधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया था सर। और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अच्छा प्रयास किया था, लेकिन अन्य सोर्सों के तहत उनका ये सहयोग न प्राप्त होने के कारण उनका जो भी योजनाएं थी सर विफल हुई। इसी कारण सर उनको इतिहासकारों द्वारा ये उपाधि दी गई थी। अच्छा, एक इतिहास के दृष्टिकोण से जब आप तुलना करते हैं शाहजहां की और औरंगजेब की, तो इन दोनों में आप बेहतर शासक किसको मानते हैं? सर इतिहास में सर देखा जाए तो शाहजहां के काल को सर स्वर्ण कहा गया है सर मध्यकालीन भारत में सर। और औरंगजेब सर चूंकि उनका दक्षिण भारत में सर विस्तारवादी नीति थी सर, जिसके कारण उनका पूरा ध्यान सर जो दिल्ली के शासन में लगाया जाना चाहिए था वो नहीं कर पाए। तो मेरे दृष्टिकोण में सर शाहजहां ही औरंगजेब से सर अच्छा शासक थे सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शाहजहां को आपने बेहतर बताया, और शाहजहां ने न साम्राज्य विस्तार की ओर कभी ध्यान दिया, युद्ध भी बहुत कम ही लड़े हुए। शाहजहां केवल संगीत और तमाम चीज़ों पर ये करते और मॉन्यूमेंट्स पर खर्च करता रहा। राजकोष बिल्कुल खाली कर दिया उसने। तो आप आज की दृष्टिकोण से न देखें, उस समय की जनता के दृष्टिकोण से देखें कि गरीबी और तमाम चीज़ें इन सब पर कार्य न करके कोई शासक मॉन्यूमेंट्स बनाने में लग जाए तो बेहतर कैसे हो सकता? सर मेरे विचार से सर उस समय शाहजहां के द्वारा जो भी सर स्मारक या भवन या जो भी सर बनाया गया था, उसमें सर भारतीयों को रोजगार तो मिला ही होगा सर। और खासकर जो जनता थे, जो प्रजा थी, उस समय जरूर खुश रहे होंगे सर, क्योंकि उनको कार्य मिला होगा सर।
तो औरंगजेब को आप क्यों बेहतर मानते हैं? सर औरंगजेब को क्यों नहीं बेहतर मानते? सर उनके इतिहास के बारे में बताया गया कि उनका जो धार्मिक नीति थी और विस्तारवादी नीति थी सर, इसके कारण प्रजा भी सर उसमें त्राहिमाम की स्थिति में थी सर। आप यदि देखें किस पर आकलन करेंगे, आंकड़े अगर आप देखें औरंगजेब के, तो औरंगजेब ने के समय में अगर हिंदू मनसबदारों की संख्या अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा है मुगल पीरियड में, और सबसे उच्च पदों पर उन्होंने हिंदू को ही सुशोभित किया। फिर क्यों आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने हिंदुओं को तवज्जो नहीं दी? सर इस दृष्टिकोण से सर तो जो मनसबदारी प्रथा थी उसमें हिंदुओं का प्रतिनिधित्व अधिक था सर, लेकिन अन्य भी उनके बारे में अन्य भागों में देखा गया, अन्य क्षेत्रों में देखा गया है सर। तो उनका जो कृत्य है सर वो उसमें दिखाई देता है कि कहीं कहीं पर उन्होंने मंदिरों को भी विनष्ट करने का प्रयास किया, जजिया कर लगाया सर। तो इस दृष्टिकोण से सर ये बताया जा सकता है कि शाहजहां से उनका भी ज्यादा। आप उनके ठीक है, ये मानता हूँ मैं कि जजिया कर उन्होंने लगाया, तो जजिया कर तो क्यों लगाया जाता था जजिया कर, पहले यही बता दीजिए आप। जजिया कर सर एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाता था सर। किस लिए लेते था जजिया? सॉरी सर, जजिया किस लिए लिया जाता था? सर सॉरी सर, इसके बारे में जान। अच्छा चलिए मैं इसके बारे में बात कर देता हूँ। अच्छा ये बताइए, चौथ और सरदेशमुखी में क्या अंतर है? सर ये शिवाजी के द्वारा लाया गया था। चौथ जो होता था सर मराठों को द्वारा सर अपने ही जो शासित राज्य थे उनसे लिया जाता था, और सरदेशमुखी जो था सर वो दूसरे जो प्रांत थे जो उसके अधीनस्थता को तो स्वीकार करते थे सर, लेकिन उनके राज्य में शामिल नहीं थे, इससे लिया जाता था। अच्छा ये स्वराज की बात कब और किसने की शुरू? सर स्वराज सर्वप्रथम मेरे ख्याल से सर बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था सर। अच्छा ये बताइए कि जो बंगाल विभाजन किया गया इसके पीछे क्या कारण थे? इसमें मुख्य रूप से सर अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में जो राष्ट्रवादियों का एकता था उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, और चूंकि अंग्रेजों द्वारा तो ये कहा गया था कि प्रशासन के दृष्टिकोण से बंगाल को विभाजित किया जा रहा है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये था कि बंगाल में उस समय राष्ट्रवादी जो आंदोलन थे बहुत मजबूती के साथ उभर रहे थे, इसको सर तोड़ने का प्रयास किया गया था। एक बड़ा विवादास्पद एक्ट रहा जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुई, वो एक्ट का नाम क्या था? सर क्वेश्चन रिपीट किया जाए सर। मैंने कहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई इस एक एक्ट के विरोध में, वो एक्ट का नाम क्या था? सर रॉलेट एक्ट सर था। क्या था ये रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट के साथ ये प्रावधान किया गया था किसी भी जो व्यक्ति होंगे उनको बिना मतलब संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि क्या अभी भारतीय संविधान में कोई ऐसा झलक मिलता है आपको कोई इस एक्ट की तरह? सॉरी सर, आवाज नहीं आई सर। मैं कहा कि अभी भारतीय संविधान में आपको रॉलेट एक्ट के समान कुछ झलक मिलती है इसकी कोई इसी एक्ट में? सर इस संविधान में एक सर सैनिक व्यवस्था है सर जो असफल लागू हुआ है सर, उसको सर मान सकते हैं कि वहाँ पर सैनिकों को ये अधिकार दिया गया है कि जो अशांत क्षेत्र है वहाँ पे जाकर वो ऐसे काम को अंजाम दे सकते हैं। अच्छा ये निवारक निरोध कानून क्या होता है?
सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। आर्टिकल 22 का निवारक निरोध कानून क्या है? सर इसमें कहा गया, इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है सर, तो उसको 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाएगा और ये निश्चित किया जाएगा कि हाँ उनका ये जेल में रखा जाए या उनको इसे निरोध किया जाए। ये तो बंदी प्रत्यक्षीकरण बता दिया आपने। सॉरी सर। अच्छा, ये गांधी जी पर बड़े आरोप लगा करता है कि गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आप राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को की रिहाई की मांग उन्होंने नहीं की। तो ये इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? गांधी जी के पक्ष में है या गांधी जी के विरोध में आप खड़े दिखाई पड़ते हैं? सर जिस समझौता के तहत ये कहा गया था कि जो राजनीतिक बंदी हैं उनको सर छोड़ा जाए, गांधी जी का ये मत था सर। लेकिन सर गांधी जी का ये भी एक महत्व था कि अपना एक विचार था कि जो अहिंसा पर से ज़्यादा सर जोर देते थे और इसको लेकर सर उन्होंने अपना ये जो भी समझौते के तहत काम किया सर, उन्होंने अच्छा ही काम किया सर। ये जो आरोप लगा है सर कुछ हद तक सर सिमिलर, मतलब इसमें कहा जा सकता था कि गांधी जी चाहते तो सब दोनों को बचा सकते थे सर, लेकिन सर गांधी जी की चूंकि अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक थे, उन्होंने इसी कारण से सर इसको अपने समझौता में नहीं लाया सर। मिशन 4 क्या है? आज पेपर पढ़ा आपने? मिशन 4.0 सर, मिशन 4.0 पेपर आज के पेपर में मैं पढ़ा, आपने पढ़ा? सॉरी सर, ध्यान नहीं दे पाया। अच्छा, ये बाघ उत्थान योजना क्या है? बाघ उद्यान जिसको बोलते हैं, बाघ उद्यान योजना जी नहीं पढ़े सर। अच्छा, ये तीसरा जो कृषि रोड मैप है, ये दूसरे कृषि रोड मैप से किस प्रकार भिन्न है? सर बिहार सरकार के द्वारा तीसरा रोड मैप सर 2017 से 22 तक लाया गया है, जिसमें द्वितीय रोड मैप के अनुसार इसमें ये अलग है सर। इसमें जैविक खेती का ज़्यादा मतलब जोर दिया जा रहा है, सिंचाई व्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा रहा है सर, और किसानों को सहायता करने के लिए सर जो उनको डीजल अनुदान और इनपुट व्यवस्था वगैरह अधिक बल दिया जा रहा है सर। अच्छा, ये जैविक कॉरिडोर की बात की जा रही है, ये जैविक कॉरिडोर क्या है? सर गंगा तट के जो स्थित शहर है सर, खासकर ये पटना, नालंदा, गया वगैरह सर, उसमें सर जैविक खेती करने का पुरजोर से समर्थन किया जा रहा है, उसका इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है सर। अच्छा, कल कोई दिवस मनाया गया? सर हिंदी दिवस मनाया गया सर। ये हिंदी दिवस के संबंध में हिंदी को आगे बढ़ाया जाए, राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हो, इसके लिए सरकार क्या संवैधानिक प्रावधान भी कर रही की है अभी तक, और क्या और योजनाएं ला रही जिसको क्रियान्वित किया जा रहा है, इसके संबंध में बताइए। सर संविधान में सर हिंदी को एक राजभाषा बनाने की बात कही गई थी सर, और इसमें सर ये इसके प्रचार प्रसार के लिए भी व्यवस्था किया गया था, और फिलहाल सर हिंदी को सॉरी सर इसके आगे सर आइडिया नहीं। अच्छा, त्रिभाषा सूत्र क्या है, क्या बता सकते हैं? सर विद्यालय शिक्षा में सर त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है, जिसमें 3 भाषाओं का, जिसमें मातृभाषा एक हिंदी होगा सर और एक क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है सर। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? राजभाषा सर किसी प्रदेश का एक भाषा होगा सर, और राष्ट्रभाषा सर पूरे देश के लिए होगा। अच्छा, मैं बिहार की राजभाषा कौन कौन है? बिहार में सर हिंदी, उर्दू
को द्वितीय भाषा माना गया है सर। और अंग्रेजी नहीं है? ऐसे तो कार्यालय उपयोग के लिए अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है सर। हाँ, चलिए अब समय समाप्त हो रहा। मैं आपके बारे में बता दूं, आपको मैं देख नहीं पाया, लेकिन जब देखता हूं तो बॉडी लैंग्वेज देखता। चलिए, अधूरी रही, मैं फिर से कभी लूँगा आपका।